हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो स्वयं ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की, जिसमें पहला जो हमारा चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अभी तक हमने जो है कुछ प्रश्नों की चर्चा की है। इसके पहले साधारण से जो बेसिक से नियम है उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्या होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम? तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए, तथ्य के आधार पर उन्होंने ये पता लगाया कि कई सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से यौगिकों का निर्माण होता है, तत्व आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात जो है जो नए यौगिक बनते हैं उनका व्यवहार किस तरीके से होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो जब उन्होंने ये पता लगाया तो उससे पहले उन्होंने कुछ नियमों पर चर्चा की, कुछ नियम जो है निर्धारित किए। इन्हीं नियमों के आधार पर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए इन नियमों को जो है मूल नियम कहा जाता है, रासायनिक संयोजन के मूल नियम या प्रमुख नियम। तो ये कुछ 5 नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, गैल्यूसेक का गैसीय आयतन का नियम है, और अवोगैद्रो का नियम है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पिछली कक्षाओं में आप इस नियम को पढ़ के आए हुए हैं, पहले से जानते हैं कि क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है दिया किसने था? आंतोइन लावूजिए, एंटोनियो लेवूजिए, एंटोनियो लेवेजिए, कई अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से जो है ये लिखा हुआ मिलता है। आंतोइन लावूजिए हमारी 11वीं की पुस्तक में लिखा हुआ है इस नाम से। यह नियम इन्होंने कब दिया था? 1789 में। इस नियम के आधार पर इन्होंने क्या बताया? तो इस नियम के आधार पर इन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान का कभी भी जो है क्या नहीं होता, उसमें नष्ट नहीं होता। द्रव्यमान आपका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता और ना ही बनता है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक होंगे उतने ही द्रव्यमान के क्या होंगे? आपके उत्पाद होंगे। यह आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के सदैव समान होता है, अर्थात द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही कभी नष्ट होता है। ये हो गया आपका नियम। इस नियम के अनुसार कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिनके आधार पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है ना तो बना है और ना ही नष्ट हुआ है। तो उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये हमारी क्लोरीन गैस है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ है इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ? 1 + 1 = 1 + 1 = कितना हो गया? 2। क्लोरीन का कितना हो गया? क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5
तो 35.5 और 35.5 मिलके कितने हो गए? 35 दूनी 70 और 1 71। ठीक, अब 71 और 2 कितने हो जाएंगे? 73 ग्राम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी 73 ग्राम है और यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी 73 ग्राम है। दोनों का ही जो द्रव्यमान है वो बराबर है। या फिर दूसरे उदाहरण के तौर पे भी अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 दूनी 12, तो लगभग 12 और 8 दूनी लगभग 16। तो ये मिलके कितने हो जाएंगे? 16 और 12 10 10 20 और 6 2 8, 28 ग्राम। 12 ग्राम और 16 ग्राम मिलके 28 ग्राम यहाँ थे और 28 ग्राम यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान काय का होता है? उत्पादों का होता है। और यही द्रव्यमान संरक्षण का हमारा नियम कहता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखें कि जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेजिए ने दिया था तो इन्होंने क्या की थी? दहन अभिक्रियाओं के माध्यम से कुछ प्रयोग किए थे, प्रायोगिक सत्यापन किए थे और उसके बाद इन्होंने पता लगाया था कि किस प्रकार से द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता। दहन अभिक्रियाओं के माध्यम से इन्होंने पता लगाया। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि चाहे वो भौतिक अभिक्रिया हो, भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, कभी भी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता और ना ही नए द्रव्यमान का निर्माण होता है। ठीक है, ना तो द्रव्यमान कम होगा और ना ही द्रव्यमान अधिक होगा कभी भी। ठीक है, दूसरा जो हमारा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, चाहे वो प्रयोगशाला में बनाए जाएं चाहे वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाएं। ठीक है, यह नियम दिया था हमारे जोसेफ प्राउस ने दिया था 1799 में। 1799 में इन्होंने जोसेफ प्राउस ने स्थिर अनुपात का नियम दिया और इन्होंने ये बताया कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। ये इनका एक नियम है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान सदैव समान होंगे। ठीक है, एक बराबर होंगे। अब इन्होंने जो है किस चीज के ऊपर? प्रयोगों के माध्यम से, सत्यापन के माध्यम से ये सिद्ध किया। इन्होंने प्रयोग किया था काय पे? क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Cu2CO3। ये कार्बोनेट हो गया और ये क्यूप्रिक हो गया, कॉपर से मिलके बनता है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट पर जब इन्होंने प्रयोग किए तब इन्होंने ये बताया कि अच्छा, इन्होंने जो प्रयोग किए थे तो इन्होंने इसको दो तरीके से प्राप्त किया था, दो तरीके से सत्यापन किया था। और सत्यापन के बाद इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला। इन्होंने कौन कौन से नमूने लिए?
इन्होंने दो प्रकार के नमूने लिए थे। एक था इनका प्राकृतिक और दूसरा क्या था, संश्लेषित। तो प्राकृतिक नमूना जब इन्होंने लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट का, तो इन्होंने देखा कि कॉपर का प्रतिशत कितना था, कार्बन का प्रतिशत कितना था और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना था। हमने अभी क्या देखा, नियम के अनुसार कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान, तो ये क्या हो गया यौगिक, और ये क्या हो गया इसमें उपस्थित तत्व, जैसे कॉपर हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया इसके तत्व। अब इसमें ये क्या है, यौगिक में तत्व उपस्थित हैं, इनका जो द्रव्यमान होगा उसका प्रतिशत सदैव क्या होगा, समान होगा। जैसे कॉपर का प्रतिशत यहाँ पर कितना है, 51.35 है। यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 9.74 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 38.91%। ये इनके द्रव्यमान हैं जब इन्होंने नमूने के रूप में क्या लिया था, प्राकृतिक पदार्थ लिया था। और जब इन्होंने संश्लेषित पदार्थ लिया तब भी इन्होंने जो नतीजे प्राप्त किए, जो सत्यापन देखा, तब इन्होंने देखा कि यही पदार्थ की मात्रा इसी प्रकार से तत्वों में उपस्थित थी, मतलब यही प्रतिशत मात्रा यहां पर भी थी। तो इस चीज से सिद्ध क्या होता है, इस चीज से सिद्ध ये होता है कि कोई भी यौगिक हो, जो स्थिर अनुपात का नियम है उसमें कोई भी यौगिक हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाए या फिर संश्लेषित रूप से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित जो तत्वों की द्रव्यमान होंगे वो सदैव क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, निश्चित होंगे। निश्चित शब्द याद रखना, क्योंकि इसी निश्चित शब्द के कारण इसको एक नाम और दिया, नियम को निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम भी इसी को कहा जाता है, स्थिर अनुपात के नियम को। ठीक है, एक और उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्या ले लिया, NaCl। अब हमने NaCl लिया तो Na का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, प्लस Cl का परमाणु क्रमांक क्या है, 17। ठीक है, तो अब ये इनके परमाणु क्रमांक हैं, तो इनके द्रव्यमान क्या होंगे, इनका जो द्रव्यमान है वो होता है सोडियम का लगभग 23 के आसपास, 23 AMU, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये इनका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। और ये जो इनका द्रव्यमान है ये इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये अनुपात सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर अनुपात के रूप में देखें तो कितना है, 23:35.5। तो ये नियम ही तो क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। मतलब यहाँ पर जो भी यौगिक निर्मित होंगे, मतलब कोई भी यौगिक है और उसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे, निश्चित होंगे, स्थिर होंगे। इसी कारण से यह स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा जो हमारा नियम है वो क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता ये है कि जब दो तत्व
संयुक्त होकर, जब दो तत्व संयुक्त होकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, ध्यान रखना, जब दो तत्व संयुक्त होकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात छोटे पूर्णांकों पर निर्भर करता है या छोटे पूर्णांकों में लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया इनका गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था ये? 1803 में दिया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत हम 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हुए हैं कि क्या होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने ये नियम दिया था गुणित अनुपात का नियम, जिसमें इन्होंने बताया कि जब दो तत्व संयुक्त होकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमानों का आयतन का औसत है वह हमेशा क्या होता है, अनुपात जो होता है वो छोटे पूर्णांकों पर निर्भर करता है या छोटे पूर्णांकों के समान होता है। ठीक है, अब इन्होंने जो उदाहरण लिया था, इन्होंने बताया था कि जैसे कि आप क्या करो, दो यौगिकों को ले लो, इन्होंने एक से अधिक यौगिक बना रहे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जब दो तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक, तो दो तत्व कौन कौन से हो गए? वो एक हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। ये क्या हो गए? दो संयुक्त तत्व हो गए जो क्या होंगे, यहाँ पर संयुक्त होंगे। तो एक में इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन H2 प्लस O लिया और क्या बनाया, H2O। ये क्या है, हमारा जल है। ठीक, और दूसरा इन्होंने क्या लिया, H2 प्लस O2 और इन्होंने क्या बना दिया, H2O2। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर आपको अंतर क्या देखना है, यहाँ पर डिफरेंस ये देखना है आपको कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि द्रव्यमान के आधार पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16। ये मान लो 2 ग्राम है और ये 16 ग्राम है। अनुपात की बात करें तो ये 2 और 16 मिला के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, अब एक का जब 16 होता है तो 2 का कितना होगा, 32 ग्राम, और 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34 ग्राम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, यहाँ द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन तो यहाँ बोला था इन्होंने कि जब दो तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ, तो वो एक तत्व कौन हो गया, हाइड्रोजन, एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान के अनुपात, तो दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान हैं उनके अनुपातों की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ये है और ये कितने हैं, 2, तो क्या हुआ, 1 अनुपात 2, और या 16 अनुपात 32, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, अनुपात वही आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जॉन डाल्टन का जो परमाणु द्रव्यमान अनुपात का नियम था 1803 में जो इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने ये बताया कि जब दो तत्व संयुक्त होते हैं और किसी एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो पहले तत्व या एक तत्व का के साथ दूसरे तत्व का जो औसत आयतन होता है या अनुपात होता है वो क्या होगा, छोटे पूर्णांकों के बराबर। तो यहाँ पे छोटा पूर्णांक क्या है, 16 है, तो छोटे पूर्णांकों के बराबर
होगा। ठीक है, ये इनका नियम है। चौथा नियम हमारा क्या है? गैलुसैक वैज्ञानिक है एक, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम इनके नियम के अनुसार ये नियम कब दिया था इन्होंने? सन इनका क्लियर नहीं है, लेकिन ये नियम किसने दिया था? गैलुसैक ने, जो वैज्ञानिक हैं गैलुसैक, इन्होंने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें क्या होती हैं? संयुक्त होती हैं या बनती हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके जो आयतन होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब ये है कि जैसे एक गैस ने दूसरे गैस के साथ क्या की? अभिक्रिया की और नए पदार्थ का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। तो ये जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया में जो भी बनेगा या जिन्होंने अभिक्रिया की, इनके अनुपात सदैव क्या होंगे? समान होंगे। अनुपात से मतलब कौन से अनुपात? आयतनों के अनुपात। इनके जो आयतन होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। तो इस शब्द को ध्यान रखें कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और जब गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं या आपस में क्रिया करती हैं, तो इनके जो आयतन होंगे वो क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे, अर्थात इनके आयतन का अनुपात जो होगा वो समान होगा। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बराबर होने चाहिए? निश्चित ताप व दाब। क्या हूं? निश्चित हूं, स्थिर हूं, मतलब बदले ना। ठीक है, तब जाके इनके आयतन क्या होंगे? समान होंगे। किसके? गैसों के आयतन समान होंगे, गैसों के, जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगी और संयुक्त होंगी। लेकिन ध्यान रहे कि ताप एवं दाब क्या हो? यहाँ पर निश्चित हो, बदले ना, स्थिर रहें। ठीक है, स्टेबल, ठीक, कांस्टेंट। अब इन्होंने जो उदाहरण दिए थे, तो उदाहरण के तौर पे इन्होंने ये बताया था कि यहां पर अगर हाइड्रोजन ली जा रही है H2 और ऑक्सीजन ली जा रही है और निर्माण किया जा रहा है अगर जल का, H2O का, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि इनके जो गैसीय आयतन हैं वो समान होंगे। अब हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और निर्माण हो रहा है काय का? जल का। जल गैस नहीं है, लेकिन जलवाष्प के रूप में जो है हम इसको लिख सकते हैं अगर चाहें तो। जलवाष्प के रूप में जब वेपोराइजेशन इसका हो जाता है तो जलवाष्प के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जलवाष्प का इसने निर्माण किया है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है गैसों के बीच, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो ये नया पदार्थ बना है या जो है नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसमें ताप और दाब क्या होने चाहिए?
निश्चित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आयतन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान लो, हाइड्रोजन गैस मान लो कितनी थी 100 ml और ऑक्सीजन थी मान लो 50 ml। तो इसने जल का निर्माण कितना किया 100 ml जल का निर्माण ये करती है। मतलब यहाँ पर जो अनुपात होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है या 100 ml, तो 100 ml मान लो 2 भाग हैं और 50 ml मान लो 1 भाग है। तो ये क्या है, गैसों का आयतन है। और यह आयतन क्या होता है, समान होता है जब दाब और दाब क्या हो, निश्चित रहें, स्थिर रहें। तो ये गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम है। बस अब जो ये नियम था, तो ये नियम बिल्कुल जैसे गैसीय आयतन का नियम है, ये बिल्कुल किससे मैच कर रहा था, आपके स्थिर अनुपात के नियम से, मतलब उसी के जैसे था। बस अंतर ये था कि वो स्थिर अनुपात का नियम था और ये गैसीय आयतन का स्थिर आयतन का नियम है। ठीक है, स्थिर आयतन, आयतन बराबर है। तो इस नियम को जो है पहले ज्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन बाद में जो है बहुत बाद में कैनिजारो नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें गैलुसैक के इस नियम को 1860 में, गैलुसैक के नियम को 1960 में जो है बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया, इसके व्याख्या की गई, तब जाके गैलुसैक के इस नियम को अपनाया गया, मान्यता प्राप्त हुई, सराहा गया और इसको बल मिला। ठीक है, लेकिन इस नियम को और बेहतर तरीके से किसने समझाया, वो एक वैज्ञानिक थे अवोगैद्रो। हम अवोगैद्रो संख्या पढ़ते हैं। अवोगैद्रो संख्या कितनी है, 6.022 × 10⁻23। ये मोल संकल्पना भी कहलाता है और मोल प्रभाज का मान भी कहलाता है और ये अवोगैद्रो नंबर के रूप में भी जाना जाता है। अवोगैद्रो ने एक नियम दिया और इन्होंने बताया कि समान ताप एवं समान दाब पर, समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस नियम को लिखे दे रहे हैं यहां पर कि समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतन, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये किसका नियम था, अवोगैद्रो का नियम था। और इन्होंने जब ये बताया कि यह मान समान होना चाहिए, तब इन्होंने कुछ प्रूफ भी दिए, कुछ नियम के जो है इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए अवोगैद्रो नियम के अनुसार। यह नियम इन्होंने कब दिया था, 1811 में ये नियम दिया था। किसने, अवोगैद्रो ने। क्या बताया इन्होंने कि समान ताप और समान दाब पर जब गैसों के आयतन जब समान होते हैं तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनके अणुओं की संख्या यहाँ वहां ना हो, मतलब अणुओं की संख्या परिवर्तित ना हो, जितने अणु हैं उतने ही होने चाहिए। ठीक है, एक प्रयोग द्वारा या फिर एक उदाहरण के द्वारा इन्होंने बताया कि जैसे कि मान लो
ये 3 डिब्बे बना दिए हमने, और इस डिब्बे में हमने क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए। इस डिब्बे में भी हमने हाइड्रोजन ले लिए। इस डिब्बे में लेंगे हम ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बना देंगे हम, जल। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, और ये पांचवा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस का क्या कर लिया, इसने निर्माण कर लिया। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हाइड्रोजन रहेंगे। ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या ले लें हम, ऑक्सीजन। यहाँ पर ले लिए हमने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अणु। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, और संयुक्त होकर जो है निर्माण कर लेते हैं किसी न किसी पदार्थ के साथ। ये ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ जब ये संयुक्त होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयुक्त होंगे, और हाइड्रोजन से क्या संयुक्त होगा, ऑक्सीजन, तो ये निर्माण कर लेंगे इस प्रकार से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और एक और ये बना दिया जाए। लेकिन ये तो जैसे मान लो हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इनके साथ हमें क्या जोड़ना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और इस प्रकार से गोला बना देंगे, डिब्बा टाइप का बना देंगे, जिससे कि हम किसको दर्शा सकें, ऑक्सीजन के जुड़ने को दर्शा सकें। क्योंकि अवोगैद्रो ने यही बताया कि समान ताप और दाब पर जब भी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, या समान ताप और दाब होता है, तो जब गैसों का संयोजन होता है और जब गैसों का आयतन समान होता है, तो उस समय जुड़ने वाले जो अणु होते हैं उनकी भी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कितने हो गए, 10 दूनी 20, और यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका अनुपात, इनका जो अनुपात है वो बराबर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब इन्होंने ये बताया नियम के अनुसार कि समान ताप एवं दाब पर जो हमारे रासायनिक संयोग होते हैं परमाणु अणुओं के, तो उस समय
जो गैसों के आयतन जब समान होते हैं तो अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो ये अवोगैद्रो का नियम था। ठीक है, अवोगैद्रो का नियम। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे रासायनिक संयोजन के नियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। इस कक्षा में, इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी क्लास की कक्षा 11वीं की जो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और बाकी प्रश्नों पर। तो चैनल के साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं जुड़े रहें, अपने साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए कहें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेमंत साहू स्टडी सर्कल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।